आज पढ़ेंगे हम बच्चों आपके सिलेबस का लास्ट चैप्टर वेव्स। वेव्स क्या होती है बच्चों? वेव्स आर द डिस्टरबेंस which propagate either through the medium or through the vacuum। तो जो मीडियम से, मटेरियल मीडियम से जो वेव्स पास होती हैं उनको कहते हैं बच्चों मैकेनिकल वेव्स, और जो वैक्यूम से पास होती हैं उनको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। डेफिनेशन आपके नोट्स में है। तो बात करते हैं मैकेनिकल वेव्स की। अब मैकेनिकल वेव्स बच्चों दो टाइप की हैं। पहली ट्रांसवर्स वेव्स। तो ट्रांसवर्स वेव्स में क्या होता है बच्चों? ट्रांसवर्स वेव्स में देखिए, जैसे एक स्ट्रिंग ले लो, रस्सी एक तरफ बांध दो बच्चों से और उसको ऐसे करके जर्क करो तो वो वेव्स ऐसे करके चलती चली जाएगी। इसको कहते हैं बच्चों ट्रांसवर्स वेव्स। इसमें ये क्रस्ट, ये ट्रफ, क्रस्ट, ट्रफ एंड सो ऑन। तो इस टाइप की वेव को ट्रांसवर्स वेव्स कहते हैं। इसमें क्या होता है बच्चों कि देखो, पार्टिकल तो चलता है ऊपर ऐसे, या फिर ऊपर से नीचे ऐसे, फिर नीचे ऐसे पार्टिकल, और फिर ऐसे। तो पार्टिकल तो ऑसिलेशन कर रहा है या एसएचएम कर रहा है ऐसे, और बच्चों वेव चल रही है आगे ऐसे। तो वेव मोशन तो हो गई ये, और पार्टिकल मोशन हो गई ये। तो बच्चों देखना, वेव मोशन और पार्टिकल मोशन में थीटा 90 डिग्री का है। तो कीप इन माइंड कि ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर वेव मोशन और पार्टिकल मोशन में 90 डिग्री का एंगल होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में बच्चों क्या होता है कि वेव्स इस तरीके से, ये पहले बहुत पास पास है बच्चों, तो इसको बोलते हैं कंप्रेशन। फिर दूर दूर हो जाते हैं पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। फिर पास आ जाते हैं तो कंप्रेशन, फिर दूर दूर तो रेयरफेक्शन। तो क्या देखा आपने कि पार्टिकल मोशन भी ऐसे ही है और वेव मोशन भी ऐसे ही है। तो पार्टिकल मोशन और वेव मोशन की डायरेक्शन सेम है। इसमें थीटा होता है बच्चों 0 डिग्री। तो क्रस्ट ट्रफ तो बनते हैं ट्रांसवर्स वेव में, और इस टाइप की वेव को कहते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूडनल वेव, और लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन बनते हैं। तो ये थी टाइप्स ऑफ वेव्स आपकी। अब पढ़ेंगे बच्चों इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड लैपलेस करेक्शन। तो बच्चों न्यूटन साहब ने साउंड की वेलोसिटी निकाली, और उन्होंने जो साउंड की वेलोसिटी निकाली तो वो मान के चले कि हमारा जो ये मीडियम है जिसमें साउंड वेव चल रही हैं वो आइसोथर्मल है। और बच्चों यही उनसे गलती भी हुई, आइसोथर्मल नहीं है। लेकिन ये बात लैपलेस ने बताई। फिलहाल तो आप न्यूटन्स फॉर्मूला सुनिए बच्चों। इस टॉपिक की पूरी डिटेल आपके नोट्स में है, आप नोट से ढंग से समझें, उससे पढ़ें। यहां पूरी बात आपको समझाने के लिए बताई जा रही है। तो क्या मान लिया न्यूटन साहब ने कि हमारा जो मीडियम है वो आइसोथर्मल है। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपने डायरेक्ट यूज करना है, डायरेक्ट, कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल्स टू अंडर द रूट
K upon rho, where K is bulk modulus बच्चों, bulk modulus जो आपने सॉलिड चैप्टर में पढ़ा था। तो V is equals to K upon rho, rho is the density of air। अब जैसा हम जानते हैं कि न्यूटन साहब ने मीडियम लिया आइसोथर्मल, तो फॉर्मूला बन गया फॉर आइसोथर्मल V is equals to K आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय रो, रूट तो है बच्चों, तो V इक्वल टू अंडर द रूट में K आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय रो, रो एयर का है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस PV इक्वल टू कांस्टेंट, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा आपने, PV इक्वल टू कांस्टेंट। तो बच्चों इसका डिफरेंशिएशन कर दो। जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा दो इसमें, प्रोडक्ट रूल। अब तो आप ये सारी बातें जानते ही हैं, लास्ट चैप्टर में आ गए आप। तो प्रोडक्ट रूल में देखो बच्चों, P as it is, first function as it is, differentiation of second, plus second function as it is, differentiation of first, product rule। तो देखो बच्चों, ये P as it is, differentiation of V लिख दिया dV, plus V as it is, differentiation of P dP बच्चों, is equals to 0 हो गया। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। तो आप जरा देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, PdV plus VdP इक्वल टू 0। अब PdV इज इक्वल्स टू, इसको उधर ले गए बच्चों, तो माइनस VdP आ गया। अब यहां से खाली P निकाल लो। जब खाली P निकाल लोगे बच्चों, तो ये नीचे पहुंच गया dV। जब dV नीचे पहुंच गया तो क्या बन गया, P इज इक्वल्स टू नेगेटिव dP डिवाइडेड बाय dV बाय V। अब अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो ये फोर्स अपॉन एरिया और चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये तो बल्क मॉडुलस होता है बच्चों। बल्क मॉडुलस आपने पढ़ा है सॉलिड में। तो क्योंकि ये बल्क मॉडुलस होता है, फोर्स अपॉन एरिया डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, बल्क मॉडुलस, तो हमने लिख दिया इस पूरे को K आइसोथर्मल, क्योंकि मीडियम आइसोथर्मल लेके चले हैं न्यूटन साहब। तो बच्चों जब ये पूरा K आइसोथर्मल बन गया, तो दिस इज इक्वल्स टू P, तो ये K आइसोथर्मल इक्वल टू P। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है कि वेलोसिटी इक्वल टू K आइसोथर्मल डिवाइडेड बाय रो, इस K आइसोथर्मल में बच्चों हम P को रिप्लेस कर देंगे, इसको उठा के यहां रख देंगे, तो देखना क्या बना, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी, डेंसिटी एयर की। तो प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी बना बच्चों, ये प्रेशर का फॉर्मूला लगा लो, H रो G। बच्चों इसमें रो मरकरी की डेंसिटी होती है, तो H रो G। बच्चों जब हम सबकी वैल्यू डालेंगे, जब हम सबकी वैल्यू डालेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास वेलोसिटी बचेगी 280 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड न्यूटन साहब ने बताई आइसोथर्मल मीडियम में, खत्म होता है बच्चों। अब पढ़ते हैं लैप्लेस करेक्शन। तो बच्चों ये एक ही टॉपिक माना जाएगा, न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड एंड लैप्लेस करेक्शन।
तो लैपलेस ने क्या कहा बच्चों, लैपलेस ने कहा, लैपलेस एक मैथमेटिशियन थे, कि हमारा जो मीडियम है वो आइसोथर्मल नहीं है, वो एडियाबैटिक है। जब एडियाबैटिक है तो उन्होंने एडियाबैटिक के बिहाफ पे प्रूफ कर दिया बच्चों। और क्या करा उन्होंने एडियाबैटिक के बिहाफ पे, देखिए फॉर्मूला तो सेम वही है बच्चों कि V इज इक्वल्स टू K डिवाइडेड बाई रो, इसमें K बल्क मॉडुलस है, रो डेंसिटी है। तो फॉर एडियाबैटिक, क्योंकि लैपलेस साहब ने एडियाबैटिक प्रोसेस लिया, तो फॉर एडियाबैटिक क्या बन गया बच्चों, अंडर द रूट K एडियाबैटिक डिवाइडेड बाई रो। तो हम जानते हैं एस बी रो एडियाबैटिक के लिए P V रेज टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, आपने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ा। आप ये भी जानते हैं कि गामा इज द रेशियो ऑफ Cp डिवाइडेड बाई Cv, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो PV रेज टू दी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। आप करेंगे बच्चों डिफरेंशिएशन, बड़े ध्यान से करना डिफरेंशिएशन, इसमें डिफरेंशिएशन गलत ना हो जाए। तो देखो प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दो, तो P एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ V की पावर गामा, P एज इट इज डिफरेंशिएशन V की पावर गामा प्लस V की पावर गामा एज इट इज और डिफरेंशिएशन ऑफ P। तो देखते हैं कैसे करेंगे। लो बच्चों P एज इट इज, P एज इट इज है ये वाला। जब V की पावर गामा का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा बच्चों, देखिए गामा नीचे आ जाएगा, ये रहा गामा, और V की पावर क्या बन गया, गामा माइनस 1, एक पावर घट जाती है ना बच्चों। तो P गामा V की पावर माइनस गामा, और बच्चों फिर V का भी तो डिफरेंशिएशन होगा, तो वो बन गया dV प्लस अब V की पावर गामा एज इट इज, V की पावर गामा, तो P का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, dP। जैसे V का dV ऐसे P का dP इज इक्वल्स टू 0। यही स्टेप समझने वाला है बच्चों आपके लिए, बाकी तो सारा आसान ही है डिफरेंशिएशन। और ये मैथमेटिक्स है बच्चों, ये कहीं फिजिक्स नहीं है। फिर मैं बता देता हूं आपको, लो P एज इट इज, V की पावर गामा का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो गामा नीचे और V की पावर गामा माइनस 1, एक पावर घट गई, और फिर V का क्या हो जाएगा, dV। तो देख लो P गामा V की पावर माइनस गामा dV प्लस V की पावर गामा एज इट इज, P का डिफरेंशिएशन dP इज इक्वल्स टू 0। अब तो बच्चों बहुत आसान है, V की पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले लो। देखो यहां V की पावर गामा है ना, और यहां एक कॉमन निकाल लिया, तो बच्चों यहां से गामा और P तो ये रहा, और dV ये बचा हुआ, प्लस यहां तो V की पावर गामा है ना बच्चों, एक फालतू है ना, एक फालतू है, तो V की पावर 1 बच गया। जब V की पावर 1 बच गया तो साथ में dP है इज इक्वल्स टू 0 हो गया। तो कॉमन लेके इसको 0 के नीचे भेज दो, आप खुद भी ले सकते हो। आप यहां से इसको डिफरेंशिएशन करके V की पावर गामा माइनस 1 कॉमन ले लिया बच्चों। फॉर एग्जांपल लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे देख लो, x की पावर 5 प्लस x की पावर 6 है, तो बच्चों जब यहां से x की पावर 5 कॉमन लोगे, जब x की पावर 5 कॉमन लोगे तो यहां तो बच गया 1, और यहां तो x की पावर 1 बच गया ना बच्चों, x की पावर 1 बच गया। तो जरा देखते हैं
जब ये कॉमन आ गया, इसको नीचे ले जाओ तो 0 हो गया, तो ये बच गया। इसको इधर ले गए 0 के इस तरफ, तो -v dp बच गया। तो गामा p इज इक्वल्स टू dv को नीचे ले आओ। जब dv नीचे आ गया तो बच्चों ये वाला जो v है, ये वाला v, इसको लाके नीचे लिख दो। जब इसको लाके नीचे रख दोगे तो क्या बच गया, गामा p इज इक्वल्स टू dp डिवाइडेड बाई dv बाई v, and this becomes again बल्क मॉडुलस। ये बल्क मॉडुलस हो गया बच्चों। जब ये बल्क मॉडुलस हो गया dp डिवाइडेड बाई dv बाई v, तो इसको हम लिख सकते हैं k एडियाबैटिक। k एडियाबैटिक बन गया बच्चे। जब ये k एडियाबैटिक बन गया तो इस बार k एडियाबैटिक किसके इक्वल हो गया, गामा p के इक्वल हो गया बच्चों। कोई बात नहीं। अब इसको, ये जो तुम्हारा गामा p है k की जगह, इसको यहीं पे पुट कर देंगे। जब यहीं पे पुट करेंगे तो जरा देखना बच्चों क्या बच गया, ये बच गया। यहां पे ले आएंगे बच्चों इसे, तो v इज इक्वल्स टू गामा p डिवाइडेड बाई रो, वेयर गामा इज द रेशियो ऑफ cp डिवाइडेड बाई cv। सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा बाहर निकाल दो और अंडर रूट p अपॉन रो। तो v इक्वल टू रूट गामा, ये तो बच्चों तुम्हें पता ही है, h रो g डिवाइडेड बाई रो। एयर है ये और ये मरकरी है। अरे बच्चों, वेलोसिटी ऑफ साउंड न्यूटन, यही तो था। तो क्या बच गया फाइनली बच गया v इज इक्वल्स टू अंडर रूट गामा टाइम्स 280 मीटर पर सेकंड। आप ये जानते ही हैं। जब गामा की मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों फाइनल वेलोसिटी आ गई। लो मैं आपको यहां सिखा देता हूं। फाइनल वेलोसिटी का जो आंसर आया वो आ गया 332 मीटर पर सेकंड। तो दिस बिकम्स द वेलोसिटी ऑफ साउंड। तुम कहोगे बच्चों क्या है h की वैल्यू, तो 0.76 मीटर। आपके नोट्स में लिख रही है सब वैल्यू। डेंसिटी ऑफ मरकरी और 9.8 g की वैल्यू डायरेक्ट कैलकुलेट करके 332 मीटर पर सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ साउंड गिवन बाय लैपलेस। ये भी खत्म होता है टॉपिक। अब पढ़ेंगे बच्चों हम प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन। प्रोग्रेसिव वेव, जो वेव एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, which travel from one point to another point, is called progressive wave। तो प्रोग्रेसिव वेव में क्या है बच्चों, एक जनरल फॉर्मूला वेव का, ध्यान रखो बच्चों, जनरल फॉर्मूला वेव का। ये फॉर्मूला आपको हर जगह यूज होगा। तो आप प्रोग्रेसिव वेव पढ़ने जा रहे हैं। ये इस तरीके से वेव चलती है बच्चों, आपको पता ही है। प्रोग्रेसिव वेव आप पढ़ने जा रहे हैं। तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t माइनस फेज। फेज बच्चों एंगल। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ वेव है, जनरल इक्वेशन ऑफ वेव। अब बच्चों y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा को लिख लो 2 पाई बाई टी इंटू टी
माइनस के एक्स। तो बच्चों के जो होता है इसमें 2 पाई बाई लैम्डा, वेव नंबर कहते हैं के को। ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। तो के 2 पाई बाई लैम्डा बन गया बच्चों। तो y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई टी इंटू टी माइनस 2 पाई बाई लैम्डा x। तो कॉमन ले लेते हैं बच्चों इसमें से हम 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा कॉमन ले लिया। अब आप कहोगे यहां तो लैम्डा है, यहां तो है ही नहीं। तो बच्चों लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लैम्डा से डिवाइड कर देते हैं ना, फिर कॉमन ले लेंगे। तो y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा कॉमन ले लिया बच्चों। मतलब लैम्डा से मल्टीप्लाई करके लैम्डा से डिवाइड कर दिया। तो देखना क्या बच गया, लैम्डा बाई टी इंटू टी बच गया, माइनस यहां बच गया बच्चों x। तो वेव लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम, दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी, दिस वन इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई बाई लैम्डा vt माइनस x। ये बन गया बच्चों इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव। तो इस इक्वेशन को याद रखना। वैसे ये रही आपकी जनरल इक्वेशन, इस इक्वेशन से आप कोई भी इक्वेशन ड्राइव कर सकते हैं। तो दिस वन इक्वेशन ऑफ प्लेन प्रोग्रेसिव वेव खत्म हुआ। अब पढ़ेंगे बच्चों हम पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन। तो बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ वेव लिख लो, पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाई इज द फेज, फेज इज द एंगल बच्चों। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव बन गई। तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, आप इसको जानते ही हैं बच्चों, माइनस के एक्स। फाई इज इक्वल्स टू के एक्स, कीप इन माइंड के एक्स और के होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो बच्चों पार्टिकल वेलोसिटी के लिए हम इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए तो dy डिवाइडेड बाई dt, सारी कहानी डिफरेंशिएशन की है। सारे चैप्टर्स में मैथ्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो देखो a साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों cos, सब जानते हैं cos। तो साइन का cos ओमेगा t माइनस के एक्स, और बच्चों जो t से पहले लिख रहा है उसको दोबारा से लिख दो, चेन रूल कहते हैं इसे। तो इनटू में ओमेगा, क्योंकि t से पहले ओमेगा लिख रहा है। तो dy बाई dt becomes velocity, और क्या बन गया a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस के एक्स। तो बच्चों ये तो बन गया पार्टिकल वेलोसिटी। अब अगर आप पार्टिकल एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, क्या प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंशिएशन ही तो करना है। लो पार्टिकल एक्सेलरेशन dv डिवाइडेड बाई dt, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों देखो a और ओमेगा तो
वापस ऐसे ही। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन होता है। कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो माइनस साइन ओमेगा टी, इसको बड़ा ब्रैकेट बना दो, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इनटू में क्या होगा, क्योंकि टी के रेफरेंस में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फिर से ओमेगा दोबारा लिख जाएगा, तो इनटू में ओमेगा, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा है उसके साथ वाली चीज दोबारा से लिख जाएगी बच्चों। तो क्या बन गया, दिस इज dv by dt एक्सेलरेशन। तो a फॉर एम्पलीट्यूड है बच्चों, यहां एम्पलीट्यूड, और y फॉर डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे y डिस्प्लेसमेंट है जनरल इक्वेशन ऑफ वेव में। तो a ओमेगा स्क्वायर, देख लो ना, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और बच्चों ये वाला माइनस साइन यहां लगा दो तो क्या बच गया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जरा ध्यान से देखिए, a इज इक्वल्स टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों ये तो y बन गया ना, y, दिस वन इज y, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर y। तो बच्चों यही तो एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था एसएचएम में, देखो क्या कमाल बात है, यही एक्सेलरेशन आपने एसएचएम में पढ़ा था पिछले चैप्टर में। इसका मतलब वेव के अंदर जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो वेव बना रहा है। तो ये आपका एक्सेलरेशन निकल गया ओमेगा स्क्वायर माइनस का इंटू वाई। तो आपने ये रही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये रही पार्टिकल की वेलोसिटी, और ये रहा बच्चों पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो ये भी खत्म हुआ टॉपिक आपका। अब पढ़ेंगे बच्चों हम पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन। तो बच्चों जनरल इक्वेशन ऑफ वेव लिख लो, पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस फाई इज द फेज इज द एंगल बच्चों। जनरल इक्वेशन ऑफ वेव बन गई। तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी, आप इसको जानते ही हैं बच्चों, माइनस के एक्स। फाई इज इक्वल्स टू के एक्स, कीप इन माइंड के एक्स, और के होता है 2 पाई डिवाइडेड बाई लैम्डा। तो बच्चों पार्टिकल वेलोसिटी के लिए हम इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू टाइम। देखिए, तो dy डिवाइडेड बाई dt, सारी कहानी डिफरेंशिएशन की है। सारे चैप्टर्स में मैथ्स बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो देखो a साइन का डिफरेंशिएशन बच्चों cos, सब जानते हैं cos, तो साइन का cos ओमेगा t माइनस के एक्स, और बच्चों जो t से पहले लिख रहा है उसको दोबारा से लिख दो, चेन रूल कहते हैं इसे। तो इनटू में ओमेगा, क्योंकि t से पहले ओमेगा लिख रहा है, तो dy by dt becomes velocity, और क्या बन गया, a ओमेगा cos ओमेगा t
माइनस के एक्स। तो बच्चों ये तो बन गया पार्टिकल वेलोसिटी। अब अगर आप पार्टिकल एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो बच्चों, क्या प्रॉब्लम क्या है, डिफरेंशिएशन ही तो करना है। लो पार्टिकल एक्सेलरेशन dv डिवाइडेड बाय dt, यानी कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों देखो a और ओमेगा तो वापस ऐसे ही, कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। तो माइनस साइन ओमेगा टी, इसको बड़ा ब्रैकेट बना दो, माइनस साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इनटू में क्या होगा, क्योंकि टी के रेफरेंस में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फिर से ओमेगा दोबारा लिख जाएगा। तो इनटू में ओमेगा, मतलब जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा है उसके साथ वाली चीज दोबारा से लिख जाएगी बच्चों। तो क्या बन गया, दिस इज dv by dt एक्सेलरेशन। तो a फॉर एम्पलीट्यूड है बच्चों, यहां एम्पलीट्यूड, और y फॉर डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे y डिस्प्लेसमेंट है जनरल इक्वेशन ऑफ वेव में। तो a ओमेगा स्क्वायर, देख लो ना, ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, और बच्चों ये वाला माइनस साइन यहां लगा दो तो क्या बच गया, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो जरा ध्यान से देखिए, a इज इक्वल्स टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। बच्चों ये तो y बन गया ना, y, दिस वन इज y, सो एक्सेलरेशन इक्वल टू नेगेटिव ओमेगा स्क्वायर y। तो बच्चों यही तो एक्सेलरेशन आपने पढ़ा था SHM में, देखो क्या कमाल बात है, यही एक्सेलरेशन आपने SHM में पढ़ा था पिछले चैप्टर में। इसका मतलब वेव के अंदर जो पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो वेव बना रहा है। तो ये आपका एक्सेलरेशन निकल गया ओमेगा स्क्वायर माइनस का इंटू वाई। तो आपने ये रही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, ये रही पार्टिकल की वेलोसिटी, और ये रहा बच्चों पार्टिकल का एक्सेलरेशन। तो ये भी खत्म हुआ टॉपिक आपका। अब पढ़ेंगे बच्चों हम टॉपिक वेव वेलोसिटी। अभी अभी जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था पार्टिकल वेलोसिटी एंड पार्टिकल एक्सेलरेशन। अब पढ़ने जा रहे हैं हम वेव वेलोसिटी। तो फिर से y इज इक्वल्स टू जनरल इक्वेशन ऑफ वेव लिख लो बच्चों, a साइन ओमेगा टी माइनस फाई तो फेज है, तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सेम इक्वेशन है बच्चों, बार बार एक ही चीज हम लिखे जा रहे हैं। अब अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन करता हूं, कीप इन माइंड दिस थिंग, अगर मैं इसकी डिफरेंशिएशन करता हूं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, t के साथ, तब तो निकलेगी पार्टिकल वेलोसिटी। और बच्चों मैं अगर इसी को डिफरेंशिएशन करता हूं x के साथ, डिस्टेंस के साथ, देखो ये रही x, तो निकलेगी वेव वेलोसिटी। डिफरेंस पे ध्यान दें, टाइम के साथ करूं मैं डिफरेंशिएशन तो निकलेगी पार्टिकल वेलोसिटी,
और x के साथ करूं तो निकलेगी वेव वेलोसिटी। आप कहोगे क्यों? तो बच्चों वेव x एक्सिस में चल रही है ना आगे, तो x एक्सिस में आगे चल रही है वेव, तो x एक्सिस की डिफरेंशिएशन वेव वेलोसिटी बना देगी। तो जरा dy डिवाइडेड बाई dx, ये बन गई बच्चों वेव वेलोसिटी। तो जरा देखना, a साइन का cos ओमेगा t माइनस kx। अब बच्चों x के पहले जो कुछ भी लिखा है वो दोबारा लिखा जाएगा, चेन रूल। तो ये बन गया माइनस k। देखो जब आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो ओमेगा को लिखते थे दोबारा, अब आप x के रेफरेंस में कर रहे हैं तो माइनस k को लिख रहे हैं। तो क्या बन गया? वेव वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेव वेलोसिटी माइनस a k cos ओमेगा t माइनस kx। तो बच्चों ये बन गई तुम्हारी वेव वेलोसिटी। तो कभी कभी तुम्हें डिराइव करने के लिए आ जाता है कि रिलेशन बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी एंड वेव वेलोसिटी। तो बच्चों ये बन गई तुम्हारी वेव वेलोसिटी और पार्टिकल वेलोसिटी बन गई, दोनों को डिवाइड कर लेना। लो जी, पार्टिकल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय वेव वेलोसिटी, जो भी तुम्हारा आंसर आ जाए ये क्वेश्चन आ जाता है आपका। तो ये भी खत्म होता है। फिर एक बार आपको मेन बात बता दूं, पार्टिकल वेलोसिटी के अंदर डिफरेंशिएशन करना है टाइम के साथ, और वेव वेलोसिटी में डिफरेंशिएशन करना है x के साथ, डिस्टेंस के साथ। खत्म होता है ये। अब पढ़ेंगे बच्चों हम सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। सुपरपोजिशन में क्या होता है बच्चों? ये मिक्सिंग ऑफ वेव्स है। अब मिक्सिंग ऑफ वेव्स होती तो तीन टाइप की है, स्टैंडिंग वेव्स है, बीट्स है और इंटरफेरेंस है। तो स्टैंडिंग वेव्स और बीट्स तो आपके सिलेबस में है अब 11 में, और इंटरफेरेंस है 12 में। तो जरा बात करते हैं सबसे पहले स्टैंडिंग वेव्स की। स्टैंडिंग वेव्स में क्या होता है बच्चों कि ये एक वेव ऐसे गई और बच्चों ये यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आ गई। तो देखना, एक तो जाती हुई वेव है और एक आती हुई वेव है। जब ये वापस आएगी तो एम्पलीट्यूड सेम रहेगा बच्चों, सेम रहेगा ये देखिए। तो एक तो जाती हुई वेव है, एक आती हुई वेव है। तो स्टैंडिंग क्यों कह रहे हैं इसे? क्योंकि ये वेव हमें चलती हुई नजर नहीं आती, इसलिए इस टाइप की वेव को स्टैंडिंग वेव्स और स्टेशनरी वेव्स कहते हैं। अब इसमें बच्चों देखिए, ये वाले पॉइंट्स, ये वाले, इन वाले पॉइंट्स को कहते हैं नोड्स। नोड्स कहते हैं बच्चों, नोड्स, N फॉर नोड्स। और ये वाले जो पॉइंट हैं टॉप वाले, इनको बोलते हैं एंटी नोड्स। तो ये देखिए, ये सारे ये हो गए A फॉर एंटी नोड्स, ये एंटी नोड्स है बच्चों। तो A फॉर एंटी नोड्स। तो क्या डिफरेंस है नोड्स में और एंटी नोड्स में? नोड्स बच्चों, इनमें जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है। देखिए, नो डिस्प्लेसमेंट पोजीशन है ये। जबकि जो एंटी नोड्स हैं वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पोजीशन पे है। ये नोड्स और एंटी नोड्स में डिफरेंस है। तो बच्चों स्टैंडिंग वेव्स का जरा
डेरिवेशन देखिए, तो y इज इक्वल्स टू जनरल इक्वेशन ऑफ वेव a साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, तो वही लिख लो बच्चों इसको, ए फॉर एम्पलीट्यूड है बच्चों। देखो ये एंटी नोड अलग है, ए वो अलग बात है कि सिंबल सेम आ रहा है, तो ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये तो बच्चों जाती हुई वेव है, जा रही है ये वेव ऐसे, तो y ये जनरल इक्वेशन है जाती हुई, तो आती हुई क्या हो जाएगी, वापस आ रही है, इसको y1 ले लो, इसको y2 ले लो, तो एम्पलीट्यूड तो सेम है, a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स आ रही है ना बच्चों। देखो डायरेक्शन बदल गई ना, जब डायरेक्शन बदल गई तो माइनस का प्लस हो गया, इन दोनों को ऐड कर दो, जब इनको ऐड करोगे तो y इक्वल टू y1 प्लस y2। डेरिवेशन अपने नोट से देखो बच्चों, यहां से सिर्फ समझो, तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, यही कॉपी कर दिया मैंने, तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ए ले लिया कॉमन, ए फॉर एम्पलीट्यूड है, जब कॉमन ले लिया तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अब बच्चों ये बन गया साइन सी प्लस साइन डी, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला। और क्या कहता है फॉर्मूला कि y इज इक्वल्स टू a दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2 एंड cos दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2। तो sin c प्लस sin d, फॉर्मूला देखना बच्चों, 2 sin मैथमेटिक्स फॉर्मूला है, 2 sin दिस प्लस दिस, तो बच्चों ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो 2 sin दिस प्लस दिस, तो 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 रह गया, क्योंकि ये और ये आपने प्लस किया है, इनटू cos दिस माइनस दिस। फॉर्मूला मैं आपको लिख दूं, कहीं आप भूल जाओ, लो मैं यहां लिख देता हूं, यहीं पे लिख देता हूं, साइन सी प्लस साइन डी, तो ये बच जाता है 2 साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय 2 cos सी माइनस डी डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला यूज हो रहा है बच्चों, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 cos सी माइनस डी बाई 2। तो देखते हैं इसमें से ये माइनस किया, तो बच्चों ये प्लस का और ये माइनस का इस बार ये कैंसिल हो गए, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 2 के एक्स डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कट गया, तो कुल बच के मिला के बच गया बच्चों ये 2 a साइन 2 से 2 कट गया, ओमेगा टी cos 2 से 2 कट गया, kx। अब तुम कहोगे बच्चों यहां से माइनस कहां गया, तो कीप इन माइंड cos ऑफ माइनस थीटा प्लस cos थीटा होता है बच्चों, ये सब कुछ मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है आपको सारा, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा हो गया, तो क्या बन गई वेव की इक्वेशन, आप यहां साइन में लेके चले हो बच्चों, साइन में आपको आंसर साइन में ही देना पड़ेगा, ये आपकी मजबूरी है। तो देखते हैं y इज इक्वल्स टू 2a, इस वाली चीज को यहां लिख लो, cos के x साइन ओमेगा टी
तो ये जो इक्वेशन आई बच्चों, इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ये जो नई वेव बनी है, न्यू वेव, इसको आर लिख दो। आर मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड या न्यू एम्पलीट्यूड, तो बन गया साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव बच्चों, ये बनी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन। जरा देखना, क्यों कह रहे हो आप इसे इक्वेशन स्टैंडिंग वेव्स की? इसलिए कह रहे हो बच्चों क्योंकि यहां पे माइनस है, यहां पे प्लस है। अरे माइनस प्लस का मतलब कम हो रही है या ज्यादा हो रही है, तो कम ज्यादा हो रही है, लेकिन चल तो रही है वेव। यहां पे कुछ भी नहीं है, ना आगे जा रही ना पीछे जा रही, इसलिए इस टाइप की वेव को स्टैंडिंग वेव कहते हैं। सो दिस बिकम्स द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। खत्म होता है। अब निकालेंगे बच्चों हम पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स स्टैंडिंग वेव्स में। तो सबसे पहले मैं आपको नोड्स की पोजीशन बता रहा हूं। ये रहे नीचे नोड्स। अब बच्चों नोड्स पे एम्पलीट्यूड क्या है? 0। तो ये जो तुम्हारी वेव की इक्वेशन आई, इसमें एम्पलीट्यूड क्या है? इतना वाला हिस्सा है। तो इस एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड में भी ये कॉस पे डिपेंड करेगा सब कुछ। तो जरा देखना, फॉर नोड्स, इसका मतलब cos kx इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो cos kx इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों cos 0 कब होता है? देखिए cos 90 पे, मतलब π/2 पे 0 होता है एक बार। लेकिन एक बार तो ये 0 हो गया ना, फिर उसके आगे, 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 ऐसे चलता चला जाएगा। तो हमें बहुत बार 0 लेना पड़ेगा। तो cos kx इज इक्वल्स टू cos 2n प्लस 1 π/2। मतलब बच्चों ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाएगा। ऑड मल्टीपल आप देख सकते हैं n की वैल्यू पुट करके। जिसको समझ में नहीं आए वो n की वैल्यू पुट कर करके देखो। एक बार n को 1, एक बार n को 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, सब जगह 0 आएगा बच्चों आंसर। तो cos kx, cos में ये हो गया, k की जगह बच्चों 2π/λ। cos और cos तो गए, खत्म। तो k की जगह 2π/λ, और ये रहा बच्चों x, और यहां से क्या आ गया 2n प्लस 1 π/2। तो आपको तो पोजीशन चाहिए ना नोड्स की, तो यहां से x निकाल लो बच्चों। देखो पाई से तो पाई चला गया, तो x इज इक्वल्स टू 2n प्लस 1, लैम्डा ऊपर बच्चों और 2 नीचे, तो λ/4 आ गया। तो ये तो रहा जनरल। अब x1 मतलब पहला नोड, तो 1 डाल लो बच्चों n में, 1, तो ये आ गया 3, 2 और 3, 3 λ/4। बच्चों 0 भी ले सकते हो पहले वाले के लिए। देखो पहला तो 0 पे ही है यहाँ, तो 0 भी पुट कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा यहाँ 0, λ/4 आ जाएगा। तो λ/4, 3 λ/4, 2 डाल लो तो 2, 4, 5, 5 λ/4 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये तो आ गए, ये मैंने एक साथ दिखा दिए सारे कि x की ये पोजीशंस होंगी बच्चों
नोड्स के लिए। तो नोड्स तो इन पोजीशन पे आए। अब हम बात करते हैं एंटी नोड्स के लिए। तो एंटी नोड्स में यहां पे और यहां पे, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों जगह एंटी नोड्स है बच्चों। इसका मतलब कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, या तो +1 या -1। आप जानते हो कॉस की वैल्यू इसके अलावा मैक्सिमम होती नहीं है, 0 होती है मिनिमम, और ऊपर 1 और नीचे 1। इसका मतलब एंटी नोड्स के लिए, लो यहीं पे कर देता हूं इसको समझाने के बाद। तो फॉर एंटी नोड्स, देखिए बच्चों, फॉर एंटी नोड्स +-1 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो बच्चों cos kx = cos n पाई। बच्चों देख लो, cos 0 पे होता है 1 और cos पाई पे होता है -1 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहो, 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। या तो वैल्यू +1 आती रहेगी या वैल्यू -1 आती रहेगी। तो देखते हैं, kx = n पाई बन गया, k होता है 2 पाई/λ, x n पाई बच्चों। तो x की पोजीशन निकाल लो, पाई से तो पाई कट गया, x हो गया n λ/2, तो x1 λ/2, x2 λ, x3 3 λ/2 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये आ गई तुम्हारी पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। बाकी सब कुछ तुम्हारे नोट्स में लिखा ही हुआ है। एक बात ध्यान रख लेना, नोड्स और एंटी नोड्स एक दूसरे के बीच में आते रहेंगे। यहां से आप ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो ये खत्म हुआ बच्चों आपका डेरिवेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स एंड पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। बस क्या बात ध्यान रखनी है, एंटी नोड्स में 1 लेंगे +- का, और नोड्स में लोगे बच्चों 0। खत्म होता है। अब निकालेंगे बच्चों हम पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स स्टैंडिंग वेव्स में। तो सबसे पहले मैं आपको नोड्स की पोजीशन बता रहा हूं। ये रहे नीचे नोड्स। अब बच्चों नोड्स पे एम्पलीट्यूड क्या है, 0। तो ये जो तुम्हारी वेव की इक्वेशन आई, इसमें एम्पलीट्यूड क्या है, इतना वाला हिस्सा है। तो इस एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड में भी ये कॉस पे डिपेंड करेगा सब कुछ। तो जरा देखना, फॉर नोड्स, इसका मतलब cos kx = 0, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो cos kx = 0। तो बच्चों cos 0 कब होता है, देखिए cos 90 पे, मतलब π/2 पे 0 होता है एक बार। लेकिन एक बार तो ये 0 हो गया ना, फिर उसके आगे, 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 ऐसे चलता चला जाएगा। तो हमें बहुत बार 0 लेना पड़ेगा। तो cos kx = cos 2n + 1 π/2, मतलब बच्चों ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हो जाएगा। ऑड मल्टीपल आप देख सकते हैं n की वैल्यू पुट करके, जिसको समझ में नहीं आए वो n की वैल्यू पुट कर करके देखो, एक बार n को 1, एक बार n को 2, 3 4 5 एंड सो ऑन, सब जगह 0 आएगा बच्चों आंसर।
तो cos के x cos में ये हो गया k की जगह बच्चों 2 पाई बाई लैम्डा, cos और cos तो गए खत्म, तो k की जगह 2 पाई बाई लैम्डा और ये रहा बच्चों x, और यहां से क्या आ गया 2n+1 पाई बाई 2। तो आपको तो पोजीशन चाहिए ना नोड्स की, तो यहां से x निकाल लो बच्चों। देखो पाई से तो पाई चला गया, तो x = 2n+1 लैम्डा ऊपर बच्चों और 2 नीचे, तो λ/4 आ गया। तो ये तो रहा जनरल। अब x1 मतलब पहला नोड, तो 1 डाल लो बच्चों n में 1, तो ये आ गया 3, 2 और 1 3 λ/4। बच्चों 0 भी ले सकते हो पहले वाले के लिए, देखो पहला तो 0 पे ही है यहाँ, तो 0 भी पुट कर सकते हो, तो क्या आ जाएगा यहाँ 0 λ/4 आ जाएगा। तो λ/4 3 λ/4 2 डाल लो तो 2 4 5 5 λ/4 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये तो आ गए, ये मैंने एक साथ दिखा दिए सारे कि x की ये पोजीशंस होंगी बच्चों नोड्स के लिए। तो नोड्स तो इन पोजीशन पे आए। अब हम बात करते हैं एंटी नोड्स के लिए। तो एंटी नोड्स में यहां पे और यहां पे, ऊपर भी और नीचे भी, दोनों जगह एंटी नोड्स है बच्चों। इसका मतलब cos की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, या तो +1 या -1। आप जानते हो cos की वैल्यू इसके अलावा मैक्सिमम होती नहीं है, 0 होती है मिनिमम, और ऊपर 1 और नीचे 1। इसका मतलब एंटी नोड्स के लिए, लो यहीं पे कर देता हूं इसको समझाने के बाद। तो फॉर एंटी नोड्स, देखिए बच्चों, फॉर एंटी नोड्स +-1 मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यानी कि एम्पलीट्यूड मैक्सिमम। तो बच्चों cos kx = cos n पाई। बच्चों देख लो cos 0 पे होता है 1 और cos पाई पे होता है -1 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते रहो 0 1 2 3 4 5 सो ऑन। या तो वैल्यू +1 आती रहेगी या वैल्यू -1 आती रहेगी। तो देखते हैं kx = n पाई बन गया, k होता है 2 पाई बाई लैम्डा, x n पाई बच्चों, तो x की पोजीशन निकाल लो, पाई से तो पाई कट गया, x हो गया n λ/2, तो x1 λ/2, x2 लैम्डा, x3 3 λ/2 एंड सो ऑन। तो बच्चों ये आ गई तुम्हारी पोजीशन ऑफ एंटी नोड्स। बाकी सब कुछ तुम्हारे नोट्स में लिखा ही हुआ है। एक बात ध्यान रख लेना, नोड्स और एंटी नोड्स एक दूसरे के बीच में आते रहेंगे। यहां से आप ये वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो ये खत्म हुआ बच्चों आपका डेरिवेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव्स एंड पोजीशन ऑफ नोड्स एंड एंटी नोड्स। बस क्या बात ध्यान रखनी है, एंटी नोड्स में 1 लेंगे +- का और नोड्स में लोगे बच्चों 0। खत्म होता है टॉपिक। अब बच्चों टॉपिक डिस्कस करते हैं बीट्स। बीट्स में बच्चों ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, ये भी मिक्सिंग ऑफ वेव्स है। तो कैसे होगा इसे जरा समझना। इसमें बच्चों हम 2 वेव्स लेते हैं स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की। कीप इन माइंड, इसमें 2 वेव्स ले रहे हैं हम
लेकिन स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, और बच्चों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 10 से कम ही होना चाहिए। तो बीट्स टॉपिक आप पढ़ने जा रहे हैं, डेरिवेशन इसका काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखना y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी, तो ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम, 2 पाई न्यू, मतलब a sin 2 पाई न्यू इंटू टी। ये रही बच्चों जनरल इक्वेशन वेव की। अब y1 मतलब पहली a sin 2 पाई न्यू 1 इंटू टी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन बन गई। y2 a, इसमें एम्पलीट्यूड सेम होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी बदलती है सिर्फ, तो a sin 2 पाई न्यू 2 इंटू टी। और ध्यान रखना इसमें डायरेक्शन सेम होती है, अगर वापस आए अपोजिट डायरेक्शन हो तो उसको स्टैंडिंग वेव्स कहते हैं। डेफिनेशन के लिए अपने नोट्स देखो बच्चों। तो y1 प्लस y2 y नेट के लिए, तो a sin 2 पाई न्यू 1 t प्लस a sin 2 पाई न्यू 2 t, यहां से एक कॉमन निकाल दो बच्चों, तो y इज इक्वल्स टू a और a कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, sin 2 पाई न्यू 1 t प्लस sin 2 पाई न्यू 2 t। फिर फॉर्मूला बच्चों, फिर फॉर्मूला sin c प्लस sin d का फॉर्मूला होता है 2 sin c प्लस d डिवाइडेड बाई 2 इंटू cos c माइनस d डिवाइडेड बाई 2। मैथमेटिकल फॉर्मूला है बच्चों, फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं, फिजिक्स में तो हम यूज कर रहे हैं। तो ध्यान रख लेना कि sin c प्लस sin d इक्वल टू दिस वन। तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूले को यहां पे, तो y इज इक्वल्स टू a तो बच्चों है ही sin c प्लस sin d, तो 2 sin दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों 2 पाई t, ये तो कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई t तो ले लिया कॉमन, तो न्यू 1 प्लस न्यू 2 डिवाइडेड बाई 2, ये तो बन गया c प्लस d डिवाइड बाई 2। अब इनटू में cos, फिर से वही बात 2 पाई t तो कॉमन है, तो 2 पाई t न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइडेड बाई 2। ये लग गया बच्चों फॉर्मूला sin c प्लस sin d वाला। कोई बड़ी बात नहीं है, आप भी दोनों को एक बार ऐड करना है और दोनों को एक बार माइनस करना है, कौन सी बड़ी बात है, बस पहले साइन लगेगा बाद में कॉस लगेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो देखते हैं अब आगे। तो जैसा आप जानते हैं कि आप साइन में लेके चले हैं, इस बात का बहुत ध्यान रखा करो कि जब साइन में आपने स्टार्टिंग की है वेव की, तो एंड भी साइन में करना पड़ेगा और बाकी सारा मिलके नया एम्पलीट्यूड बन जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू, देखो बच्चों 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया 2a, ये देखो 2a, यहां का cos पाई t न्यू 1 माइनस न्यू 2, ये तो सारा इकट्ठा हो गया, और sin पाई t न्यू 1 प्लस न्यू 2, ये इक्वेशन जो बनी बच्चों,
ये इक्वेशन बनी बीट्स की। अब जैसा कि आप जानते हो कि साइन 2 पाई न्यू 1 टी, तो ये रहा साइन, ये सब कुछ मिला के इससे जो पहले वाला है वो बन गया एम्पलीट्यूड। तो y इज इक्वल्स टू r साइन पाई टी न्यू 1 प्लस न्यू 2। ये बीट्स की इक्वेशन बनी बच्चों। और अब हम निकालेंगे यहां से बीट फ्रीक्वेंसी। कोई बड़ी बात नहीं है बच्चों, यही एम्पलीट्यूड जो है इसको कंटिन्यू कर दो जैसे आपने स्टैंडिंग वेव्स में किया है। कैसे? यहां से cos पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज इक्वल्स टू 1। मैक्सिमम के लिए करना है सिर्फ, तो प्लस या -1, +1 ऊपर -1 नीचे। अब कब हो सकते हैं? आप निकालना चाह रहे हो बीट फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब cos पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2 इज इक्वल्स टू cos n पाई। आप जानते ही हैं भाई, 0 पुट कर लो तो cos 0 + 1, 1 पुट कर लो तो cos पाई -1 एंड सो ऑन। तो यहां से बच गया बच्चों पाई टी न्यू 1 माइनस न्यू 2 इक्वल टू n पाई। पाई से पाई कट गया तो आपका t आ गया n डिवाइडेड बाई न्यू 1 माइनस न्यू 2। अब आप निकाल लीजिए फ्रीक्वेंसी। तो न्यू क्या बन गई? न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइडेड बाई n। तो बच्चों अब पहली फ्रीक्वेंसी ये आपने सब समझ ही लिया है। मैं इस हिस्से को मिटा रहा हूं तो देखना, पहली फ्रीक्वेंसी न्यू 1 माइनस न्यू 2, न्यू 2 यहां से n की वैल्यू 2 पुट कर दो बच्चों, तो न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइड बाय 2, न्यू 1 माइनस न्यू 2 डिवाइड बाय 3, न्यू 4। और अब आप निकाल लीजिए बीट फ्रीक्वेंसी। इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, सब बच्चों कांस्टेंट आनी चाहिए। ये खत्म होता है आपका टॉपिक। अब डिस्कस करेंगे बच्चों हम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक वेव्स का, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट को बच्चों पहले समझ लो। आपने ऑब्जर्व करा होगा कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, और कोई ट्रेन दूर से आपके पास आ रही है, आप रेस्ट पे खड़े हो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि उसकी साउंड इंक्रीज होती जा रही है। तो साउंड एक्चुअल में थोड़ा ना इंक्रीज होगी बच्चों, लेकिन आपको तो ऐसा फील हो रहा है कि ट्रेन की साउंड इंक्रीज होती जा रही है। और मान लो वही ट्रेन आपसे दूर जाती चली जाए तो आपको ऐसा लगेगा कि ट्रेन की साउंड डिक्रीज हो रही है। तो बच्चों एक्चुअल में ना तो ट्रेन की साउंड इंक्रीज हो रही, ना ही ट्रेन की साउंड डिक्रीज हो रही, बस हमें ऐसा लग रहा है। एक केस ये भी तो हो सकता है कि ट्रेन तो रेस्ट पे हो, हम ट्रेन के पास जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि साउंड इंक्रीज हो रही है, और अगर हम ट्रेन से दूर जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि साउंड डिक्रीज हो रही है। तो ये सारे केसेस पॉसिबल है बच्चों।
और दो केस पॉसिबल है कि ट्रेन भी चल रही है हमारी तरफ और हम भी चल रहे हैं ट्रेन की तरफ, दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, तो हमें लगेगा कि साउंड इंक्रीज हो रही है। और जब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो हमें लगेगा कि साउंड डिक्रीज हो रही है। तो 6 केसेस बनते हैं बच्चों, ये 6, एक एक करके हम केसेस पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं इसकी डेफिनेशन। तो क्योंकि हमें एक्चुअल साउंड नहीं सुनाई देती, हमें एपेरेंट चेंज साउंड सुनाई देती है, तो हम उसको साइंटिफिकली बोलते हैं एपेरेंट फ्रीक्वेंसी। तो क्या डेफिनेशन बनी आप नोट्स में देखेंगे कि व्हेनेवर देयर इज ए रिलेटिव मोशन between source and observer, keep in mind बच्चों, relative motion, whenever there is a relative motion between source and observer, then apparent frequency of sound is observed by the observer. Apparent frequency of sound, actual frequency नहीं बच्चों, apparent frequency, चेंज फ्रीक्वेंसी हम लोग सुन पाते हैं। तो मैं इसका एक्सप्रेशन प्रूव कराऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि वेलोसिटी ऑफ साउंड का सिंबल हमने V लिया है। V इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड सिंबल, और VS हमने लिया है वेलोसिटी ऑफ सोर्स। और अब देखिए S ये रहा बच्चों सोर्स, और O ये रहा बच्चों ऑब्जर्वर। और पहला केस मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी न्यू डैश, एपरेंट एक्चुअल नहीं, एपरेंट फ्रीक्वेंसी when source moves towards stationary observer, observer रेस्ट पे है, सोर्स चल के जा रहा है। तो देखते हैं, माना दोनों के बीच में डिस्टेंस L है, ये देखिए L डिस्टेंस, दोनों के बीच में इनिशियल डिस्टेंस L है। अब बच्चों अगर सोर्स ना चले और सिर्फ सोर्स की आवाज जाए ऑब्जर्वर तक, सिर्फ साउंड जाए, तो देखना कितना टाइम लगेगा। दोनों के बीच की डिस्टेंस L और साउंड की स्पीड V, तो देखना T1 जो पहला टाइम है, टोटल डिस्टेंस L, देख लो टोटल डिस्टेंस L, और बच्चों साउंड की स्पीड V, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। ये पहला स्टेप बना, लेट इट बी नंबर 1। लेकिन बच्चों, लेकिन अगर ये सोर्स खुद चल दे, सोर्स खुद चले, तो मान लो कि कैपिटल T टाइम लगाया सोर्स ने यहां से यहां पहुंचने में। देखिए यहां से यहां तक पहुंचने में T टाइम लगा दिया सोर्स ने, तो बच्चों इसके आगे यहां तक तो फिर साउंड जाएगी ना भाई, यहां से यहां तक सोर्स चला तो उसके आगे तो साउंड जाएगी ना सिर्फ वेलोसिटी V से। तो देखते हैं कि आफ्टर टाइम कैपिटल T यहां से यहां तक खुद सोर्स चला है, तो यहां से यहां तक जब साउंड चलेगी तो वो कितनी डिस्टेंस चलेगी,
एल माइनस इतनी डिस्टेंस। देखना, वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस हो गई बच्चों। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो सोर्स ने चल ली, दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सोर्स, और बाकी डिस्टेंस दिस वन ट्रेवल्ड बाय साउंड। तो कितनी क्या टाइम लगेगा जरा देखते हैं। तो t1 तो निकल आया, टोटल डिस्टेंस, वेलोसिटी ऑफ साउंड। नाउ t2, तो बच्चों देखो यहां तक का टाइम तो ये हो गया t, ये किसने चला, सोर्स ने। यहां से यहां जा रही है साउंड, तो जरा देखना t प्लस में ये वाली डिस्टेंस l माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू t, ये रहा वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू t डिवाइडेड बाय, सॉरी बच्चों ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, सोर्स। तो t प्लस में l माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स इनटू t डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड। सिंपल बात है। ये देखिए वेलोसिटी ऑफ साउंड से डिवाइड हो गया, क्योंकि यहां से लेके यहां तक तो सिर्फ आवाज जा रही है, साउंड जा रही है। सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो t प्लस ये वाला टाइम, अब देखना तो डिफरेंस ऑफ टाइम क्या निकल आया। डिफरेंस ऑफ टाइम में बच्चों t डैश, दिस वन माइनस दिस वन, इसमें से इसको माइनस कर दो बच्चों। अब मैथमेटिकल अब आसान है। असली चीज यही थी कि यहां से यहां तक सोर्स गया और स्पीड ऑफ सोर्स लो गया, यहां से यहां तक साउंड गई तो स्पीड ऑफ साउंड लो गया। तो t डैश t2 माइनस t1, इसमें से ये माइनस कर दिया, तो देख लो t डैश t2 माइनस t1, तो t2 तो ये रहा बच्चों पूरा t प्लस l माइनस vst डिवाइडेड बाय v, v स्पीड ऑफ साउंड है बच्चों, माइनस में दिस वन l डिवाइडेड बाय v। लो बच्चों तो t डैश t प्लस में l डिवाइडेड बाय v, ये रहा माइनस vst डिवाइडेड बाय v, ये रहा माइनस l अपॉन v। इससे ये कैंसिल हो गया बच्चों। जब इससे ये कैंसिल हो गया तो t डैश इज इक्वल्स टू t माइनस vst डिवाइडेड बाय v, ये रहा। इसमें vs वेलोसिटी ऑफ सोर्स है और v वेलोसिटी ऑफ साउंड है। अब बच्चों t कॉमन निकाल दिया, t कॉमन आ गया, तो t डैश इक्वल टू t 1 माइनस vs डिवाइडेड बाय v। तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, एक्चुअल नहीं बच्चों, एपरेंट, न्यू डैश 1 बाई टी डैश। जब 1 बाई टी डैश हो जाएगा तो देखना न्यू डैश इज इक्वल्स टू, इस वैल्यू को यहां लिख दिया। जब इसको यहां लिख दिया तो बच्चों v का एलसीएम ले लो। जब v का एलसीएम लोगे तो जरा देखना 1 बाई टी, 1 डिवाइडेड बाई टाइम, ये तो बन गया बच्चों न्यू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, और यहां क्या बन गया ये v माइनस vs डिवाइडेड बाई v, तो v तो ऊपर चला गया ना बच्चों। जब एलसीएम लोगे यहां भाई 1 अपॉन टी, तो फ्रीक्वेंसी लिख दिया ये रहा 1 अपॉन टी इज इक्वल्स टू न्यू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों यहां से एलसीएम लेके v माइनस vs, तो ये रहा, और ये v ऊपर आ गया तो ये रहा, तो न्यू डैश इज इक्वल्स टू v डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स और एक्चुअल फ्रीक्वेंसी।
तो बच्चों ये बची एपरेंट फ्रीक्वेंसी, ये सुनाई देती है हमें, इसलिए हमें लगता है कि आवाज ज्यादा आ रही है। आप कहोगे ज्यादा का कैसे पता लगा? देख लो ना बच्चों, डिनोमिनेटर में माइनस हो रहा है, अगर डिनोमिनेटर कम होता चला जाएगा तो ये वाला फैक्टर इंक्रीज होता चला जाएगा। और यही कॉज है कि जब हमारे पास सोर्स आ रहा है चल के तो हमें साउंड ज्यादा महसूस होती जा रही है। पहला केस था ये। दूसरी बात, अगर हमसे दूर जाएगा सोर्स, अवे जा रहा है, हमसे दूर जा रहा है, तो देखना बच्चों, इसी ये जो यहां माइनस साइन आया है, अवे के केस में यहां प्लस आ जाएगा। कुछ नहीं करना, सिर्फ डायरेक्ट लिखो, डायरेक्ट लिखिए बच्चों, यहां माइनस की जगह प्लस लिख दो, तो देखो ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब अगर हमसे सोर्स दूर जा रहा है तो साउंड की फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है। तो ये दो केस आपके खत्म होते हैं, पास आ रहा है तो माइनस, दूर जा रहा है तो प्लस, दो केस खत्म बच्चों आपके। अब पढ़ेंगे बच्चों डॉपलर इफेक्ट का, केस 3 और केस 4। इसमें क्या है कि सोर्स रेस्ट पे है बच्चों इस बार, और ऑब्जर्वर चल रहा है, और केस 3 में ऑब्जर्वर सोर्स के पास जा रहा है, ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है। तो ऑब्जर्वर जब सोर्स के पास जाएगा तो इस बढ़ेगी बच्चों, आवाज इंक्रीज होगी, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी, इसलिए एपरेंट तो हम मान के चलेंगे। तो जरा देखना, ये रही सोर्स, एज सोर्स है, ये रहा ऑब्जर्वर। अब अगर बच्चों कोई भी ना चले, दोनों रेस्ट पे हो, तो साउंड तो आएगी भाई, साउंड तो ट्रेन से कंटिन्यूटी में निकल ही रही है। तो जरा देखना, दोनों के बीच की डिस्टेंस L और V इज द स्पीड ऑफ साउंड, आवाज की जो वेलोसिटी है वो V है, तो इधर को आ रही है। तो बच्चों टाइम कितना लगेगा? अगर दोनों में से कोई ना चले तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ आवाज, वेलोसिटी ऑफ साउंड। तो T इज इक्वल्स टू L डिवाइडेड बाय V। पहला केस बन गया ये नंबर 1। तो यहां से L क्या बन गया? V इंटू T। अब बच्चों T डैश के ऑब्जर्वर चल दिया। अब बच्चों इधर से ऑब्जर्वर चल रहा है और उधर से साउंड आ रही है, तो जल्दी तो पहुंच ही जाएगी हमारे पास साउंड, इसलिए हमें उसकी ज्यादा लगती है, इंटेंसिटी के बढ़ती जा रही है इंटेंसिटी साउंड की। तो देखो T डैश, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय V प्लस VO। आप कहोगे V प्लस VO क्यों कर दिया? बच्चों रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट सोचो ना, रिलेटिव, साउंड भी चल रही है, ऑब्जर्वर भी चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो गए। तो L डिवाइडेड बाय V प्लस VO, और L की जगह क्या लिख सकते हो? देख लो, L इक्वल टू V इंटू T, तो V इंटू T डिवाइडेड बाय V प्लस VO। अब तो सिंपल, ये रहा एपरेंट टाइम, तो न्यू डैश क्या बन गया? एपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या बन गई? 1 डिवाइडेड बाय T डैश। तो T डैश की बच्चों वैल्यू पुट कर दो, तो वैल्यू पुट कर देंगे T डैश की, तो क्या आ जाएगी? लो, ये ऊपर V प्लस VO, ये नीचे। अब क्या बन गया ये एपरेंट फ्रीक्वेंसी? न्यू डैश बाय V प्लस VO डिवाइडेड बाय V प्लस VO डिवाइडेड बाय V, ये तो ये लिख दिया, और 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये लिख दिया 1 अपॉन टाइम। तो 1 अपॉन टाइम क्या बन गया बच्चों? दिस वन, ये बन गया न्यू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो न्यू डैश इज इक्वल्स टू V प्लस VO डिवाइडेड बाय V इंटू न्यू।
ध्यान रख लेना, v स्पीड ऑफ साउंड है और vo स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है। तो बच्चों देखिए प्लस हो रहा है यहां, तो न्यू इंक्रीज हो गई, इंक्रीज हो गई मतलब हमें ज्यादा तेज सुनाई दे रही है। लेकिन अगर ऑब्जर्वर दूर जाता, देखो बच्चों डायरेक्शन बदल गई, अगर ऑब्जर्वर दूर जाता तो माइनस लग जाएगा ना, अरे पास आ रहा था तो प्लस लग गया। तो ये लो अवे के केस में ये केस 4 बन गया, अवे के केस में बच्चों प्लस की जगह माइनस लगा दो, तो एवरेज फ्रीक्वेंसी देखिए माइनस में आ रही है तो डिक्रीज हो गई, एवरेज फ्रीक्वेंसी कम हो गई तो आपको साउंड कम सुनाई देगी। तो बच्चों ये था थर्ड और फोर्थ केस डॉपलर इफेक्ट का, खत्म होता है। अब पढ़ेंगे बच्चों ऑर्गन पाइप्स। ऑर्गन पाइप्स में बच्चों ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनमें से साउंड आती है। शादियों में जो इंस्ट्रूमेंट्स सारे के सारे वो प्ले करते हैं वो आपके ऑर्गन पाइप्स ही हैं। तो ऑर्गन पाइप्स में क्या होता है बच्चों, मिक्सिंग ऑफ वेव्स की वजह से, स्टैंडिंग वेव्स की वजह से साउंड क्रिएट होती है आपकी। तो ऑर्गन पाइप बच्चों दो टाइप का है, एक ओपन ऑर्गन पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप। तो क्लोज ऑर्गन पाइप तो बच्चों जैसे ये ढक्कन ले लिया आपने, एक तरफ से ओपन है एक तरफ से क्लोज है, तो इसको कहते हैं क्लोज ऑर्गन पाइप। अब देखना इसमें से साउंड आ रही है, तो साउंड क्यों आई, क्योंकि मेरी वेव्स इसमें नीचे तक गई और यहां से टकरा के रिफ्लेक्ट होके वापस आई। तो बच्चों वेव्स पहले जा रही हैं फिर वापस आ रही हैं, तो स्टैंडिंग वेव्स हो गई नहीं हो गई। तो बच्चों जब ऑर्गन पाइप का आपको एक्सप्रेशन आए तो स्टैंडिंग वेव्स का डेरिवेशन कर देना, और स्टैंडिंग वेव्स के डेरिवेशन के बाद पूरा करने के बाद नोड्स और एंटी नोड्स निकाल देना बच्चों। दूसरा होता है ओपन ऑर्गन पाइप, जो बच्चों दोनों तरफ से ओपन होता है। तो जब दोनों तरफ से ओपन हो उसको तो कहते हैं ओपन ऑर्गन पाइप, और जो एक तरफ से क्लोज है उसको बोलते हैं बच्चों क्लोज ऑर्गन पाइप। तो ध्यान रखना है, नोट्स में आपको डेरिवेशन दिया हुआ है, स्टैंडिंग वेव्स का डेरिवेशन आपको करना है और बाद में नोड्स और एंटी नोड्स की पोजीशन निकालनी है। ये टॉपिक बच्चों आप अपने नोट्स से देखिए।